ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 20/h इक्वल्स टू 3/5 इंटू 4/2। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो सकता है और इसे भी हम लोग इधर कैंसिल कर सकते हैं 10 टाइम्स। तो यहां से आप निकाल लेंगे स्मॉल h इक्वल्स टू 50/3। स्मॉल h इक्वल्स टू 50/3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। (16.67 सेंटीमीटर आएगा। तो ये तो हमारा एपरेंट डेप्थ है। अब मुझे क्या निकालना है? एपरेंट शिफ्ट दोस्तों d निकालना है। सो d इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल H माइनस स्मॉल h दोस्तों। कैपिटल H कितना है हमारा? 20 माइनस 16.67। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3.33 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया हमारा एपरेंट शिफ्ट? 3.33 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये टॉपिक हम लोगों का डील हो गया एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ में एक और टॉपिक हमने डील किया है, क्या है? एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट डेप्थ और एपरेंट शिफ्ट में थोड़ा सा अंतर है। एपरेंट डेप्थ जो है वो सरफेस से हाइट है इमेज का, और एपरेंट शिफ्ट क्या है? ऑब्जेक्ट से हाइट है इमेज का। बस इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप लोग अच्छे से सुनेंगे। क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो इसमें होता क्या है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से, लेट्स से दिस इज डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम में जाता है, इसे हम लोग रेयर मीडियम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहां पर जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ1 लेंगे, और जो रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ2 लेंगे। तो लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, तो अज्यूम करें कि यहां पर मेरे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो आपको पता ही क्या होना है। तो अज्यूम करें कि जो ये पहला लाइट है, एक लाइट जो है सोर्स से, ये तो स्ट्रेट गया, तो बिना किसी डेविएशन के ये ट्रांसमिट कर जाएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाएगा। अगर ये कुछ एंगल बनाता है नॉर्मल से, लाइक दिस एंगल I1, तो ये रिफ्रैक्ट करेगा। तो जो जब ये रिफ्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R1 वो बड़ा होगा I1 से, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग इंसिडेंट रे को लेकर के, तो आप देख सकते हो कि इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2 वो I1 से ज्यादा हो गया। इसका मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी R1 से बड़ा होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पिछले वाले से बढ़ गया। इसी कड़ी में थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़े, तो एक समय ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है मेरा 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो चुका है, इससे ज्यादा रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट रे को फिर दूसरे मीडियम में मतलब सेम मीडियम में आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है तो ये सेम मीडियम में आ गया, जिस मीडियम से लाइट आया उसी मीडियम में लाइट चला गया। तो अभी जो ये रिफ्रैक्शन हुआ है ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो चुका है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? थीटा सी। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले क्रिटिकल एंगल को जरा सा लिख लें। क्रिटिकल एंगल जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे थीटा सी। क्या है क्रिटिकल एंगल? तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसे हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। तो इसे हम यहां पर लिख लेते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is 90 डिग्री। तो इसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है दोस्तों, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए इसे हम लोग क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई कहे कि क्या होगा अगर लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, इसे I3 नाम देते हैं, इसे R3 नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये I, ये तो बड़ा है मेरा क्रिटिकल एंगल से भी। तो अब क्या होगा? तो दोस्तों इस कंडीशन में अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता है। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जो ज्यादा हो सकता था वो सबसे ज्यादा 90 डिग्री हो सकता था। तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? तो नहीं दोस्तों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? लाइट अपने मीडियम में वापस आ जाएगा, जिस मीडियम में था लाइट इंसिडेंट रे उसी मीडियम में वापस आ गया, ये नेक्स्ट मीडियम में गया नहीं। तो जो हमारा इस साइड रेयर मीडियम है, लाइट रेयर मीडियम में नहीं जाकर के सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। और अगर ये सेम मीडियम में वापस आया तो दिस फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन। ये तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन तो है नहीं। रिफ्रैक्शन तो यहां पर हो रहा था, यहां पर हो रहा था, यहां पर हो रहा था, लेकिन यहां पर तो रिफ्रैक्शन हुआ नहीं। लाइट दूसरे मीडियम में गया ही नहीं, लाइट तो सेम मीडियम में रह गया। तो लाइट अगर रिफ्लेक्ट करके सेम मीडियम में आ जाता है तो उस प्रोसेस को तो हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो सही है, यहां पर क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ है। और अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एक तो वही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो वो तो ठीक है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। बट सेकंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
मतलब यहां पर जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना आर, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बराबर होना चाहिए? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान रहे यहां पर मैं कलर चेंज कर दूं, तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये क्या है? ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि फॉलो होगा ही होगा। ये क्या है हमारा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब रिफ्लेक्शन होने लग जाए रिफ्रैक्शन के बजाय, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं TIR, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया दोस्तों? तो जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा हो, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाता है और इसी फिनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो यही था आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसी टॉपिक पे पूछता हूं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा, जैसा कि यहां पर हो रहा है इन दोनों केसेस में, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है जैसा यहां पर दिख रहा है, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? तो दोस्तों सिंपल सा आपका जवाब होगा रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो यहां पर तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरा सवाल मैं पूछूं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तब क्या होगा? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? तो दोस्तों उस कंडीशन में रिफ्लेक्शन होगा और उसी रिफ्लेक्शन को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में हम लोग TIR भी बोलेंगे। तो अब हम लोग लिख लें जरा सा। So when the light rays travels from denser to rare medium and angle of incidence is greater than critical angle, it gets reflected in the same medium. It gets reflected in the same medium and this phenomena is known as total internal reflection. Total internal reflection, in short TIR। ठीक है दोस्तों, तो इसे ही हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि सर क्रिटिकल एंगल
क्या होगा, कितना होगा क्रिटिकल एंगल, वो पता करना है हम लोगों को। तो सर क्रिटिकल एंगल है किस जगह का, आप वो देखो इस जगह पे सर क्रिटिकल एंगल है। और आप लोग बताओ कि इस जगह पे रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है। दोस्तों यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन, ये एक मिनट के लिए खुद से सोचो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस जगह पे तो रिफ्रैक्शन ही है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। तो अगर यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लॉ भी रिफ्रैक्शन का ही लगेगा। जैसे यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ भी किसका लगा, रिफ्लेक्शन का। और यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लॉ भी किसका लगेगा, रिफ्रैक्शन का लगेगा। मतलब हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। हम लोग क्या लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इस पॉइंट का सबसे पहले तो हम कुछ नाम दे देते हैं P। तो हम लोग लिखेंगे अप्लाई स्नेल्स लॉ at point P। Apply Snell's law at point P। ठीक है, तो क्या है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो सेकेंड मीडियम का, मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ज्यादा है। μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो फर्स्ट मीडियम का, जिसमें इंसिडेंट रे होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, sin I को हमने क्या नाम दिया है, थीटा सी, तो sin थीटा सी अपॉन sin R। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे 90 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। sin 90 का वैल्यू कितना होता है, तो वो 1 है। इस कारण से हम लोग लिखेंगे sin थीटा सी अपॉन 1 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। हम लोग μ2 अपॉन μ1 को μ21 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग लिखेंगे sin थीटा सी इक्वल्स टू μ21। आप यहां पर भी लिख सकते हो, और अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं तो मैं लिख सकता हूं थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स μ21। दोस्तों ये जो तरीका है लिखने का एंगल, इसे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। अगर इस स्टेप में आपको दिक्कत है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैथ्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, आप वहां पर इसको दोबारा से सीखोगे कि कैसे हम लोग किसी भी एंगल को इनवर्स फंक्शन के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर हमने थीटा से इक्वल टू क्या लिखा, sin इनवर्स μ21। तो क्रिटिकल एंगल हमारा निकल गया sin इनवर्स μ21। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल भी डिराइव हो गया है। अब इसमें जो जूनियर लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि आपको दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा और कहेगा कि क्रिटिकल एंगल बताओ कितना है। तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्रिटिकल एंगल पता कर सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR। तो क्या है कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? तो पहला कंडीशन है लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पहला कंडीशन क्या है? लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम
डेंसर टू रेयर मीडियम। और दूसरा कंडीशन क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब I इज ग्रेटर देन थीटा सी। तो ये दो कंडीशन है जो आपको लिखना होगा। तो दोस्तों मैं उसे भी यहां पर एज अ क्वेश्चन मेंशन कर ही देता हूं। क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR, ये क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे दो कंडीशन। पहला, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। और दूसरा क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा कंडीशंस फॉर TIR। आई होप दोनों कंडीशन आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर इतना आप लोगों ने समझ लिया है तो मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा TIR पे। तो मेरा कुछ क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यहां पर वाटर है मेरे पास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखते हैं 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहां पर एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 लिखते हैं। और पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो सॉल्व करने के लिए क्या है मेरे पास फॉर्मूला, साइन थीटा सी इक्वल्स टू μ2/μ1। μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जो कि मेरा एयर है, तो मतलब μa। और μ1 का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जो कि मेरा वाटर है, तो हम μw लिखेंगे। तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 3/2। तो यहां से लिखेंगे साइन थीटा सी इक्वल्स टू 2/3। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, या थोड़ा सा बेहतर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो थीटा सी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3। तो ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक और एग्जांपल करेंगे अभी हम लोग।
मेरे पास एक मीडियम है, एक मिनट जरा से मैं क्वेश्चन फ्रेम कर लूं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को मैं इस बार वर्ड्स में देता हूं। A light ray is traveling from a medium of refractive index 4 upon root 3 to the medium of refractive index 2 find the critical angle। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आप देख लो, ये जो वैल्यू है 4/√3 ये 2 से बड़ा है, मतलब लाइट आपका डेंसर मीडियम में ही है, तो ये जो भी मीडियम है μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/√3, और जिस मीडियम में गया है वो मीडियम का अगर हम μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लें, जिसका कि वैल्यू क्वेश्चन में बता रहा है 2 लेना है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। दिस इज थीटा सी। सिंपल है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा सी इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ2? 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ1? 4/√3, 4 अपॉन √3। इसे हम सिंपलीफाई कर लें, हम लिख सकते हैं 2 into √3/4, 4 से ये कटा 2 टाइम्स, दैट इज √3/2। तो sin थीटा सी इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों? √3/2। अब आप लोग जरा सोचो ध्यान से कि sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 है, तो थीटा कितना होना चाहिए दोस्तों? अगर sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 है तो थीटा कितना होना चाहिए? तो यहां पर थीटा होना चाहिए 60 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल कितने डिग्री पे आएगा? 60 डिग्री पे आएगा। अगर फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/√3 है और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इस कंडीशन में क्रिटिकल एंगल आएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एग्जाम्पल था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी डिस्कस कर लिया है। तो ये सब जो इलस्ट्रेशन है, जो क्वेश्चंस हैं, ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी या बोर्ड एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सभी आपके फाउंडेशन के लिए क्वेश्चंस है। अगर आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सब जगहों पे इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बोर्ड्स का इससे कोई खास लेना देना नहीं है। हाँ, बोर्ड्स में आप बस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ जाओ, उतना काफी है। जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे स्टार्टिंग टाइम पे, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप उतना बता दो, दैट इज सफिशिएंट। या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन पूछेगा, आप वो बता दो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पीआईआर।
तो ये TIR टॉपिक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो चलिए एप्लीकेशन कहाँ पे है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ TIR। अभी जब आप इसका एप्लीकेशन देखोगे तो आप बहुत ही सरप्राइज हो जाओगे कि अच्छा इन जगहों पे TIR होता है। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डायमंड आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में, तो आप लोग जानते हैं कि डायमंड बहुत ज्यादा स्पार्कल करता है। इवन अगर लाइट कम हो तो भी, तो कम रोशनी में भी डायमंड बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा स्पार्कल करता है। तो ये ऐसा इसलिए हो पाता है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है वहां पे डायमंड में? तो डायमंड में एक बार जब लाइट इन करता है, वो कई बार डायमंड के अंदर ही रिफ्लेक्ट करता है, जिस कारण से डायमंड आपका कम रोशनी में भी ज्यादा स्पार्कल करता है। तो पहला क्या है? स्पार्कलिंग। ऑफ डायमंड। Sparkling of diamond even in dim light। तो कम रोशनी में भी जो डायमंड बहुत ज्यादा स्पार्कल करता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। दूसरा, आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर, यहां पर भी TIR का यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये ऑप्टिकल फाइबर कहां सुना है? तो आप जितना भी टेलीकम्युनिकेशन यूज करते हो वो सभी ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही कर पाते हो। तो पूरे वर्ल्ड में, इवन जमीन पे और समुद्र में भी बड़ी बड़ी